नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए हैं, तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जो कि 7 नवंबर 2022 की एक जजमेंट है। इस जजमेंट में देखिए ये था कि जो हाई कोर्ट ने 3 अक्यूज्ड को, जो 3 अपीलेंट्स हैं जो कि यहाँ पे अक्यूज्ड थे, उनको डेथ सेंटेंस की जो पनिशमेंट है वो अवॉर्ड कर दी थी अंडर सेक्शन 302, 376 आईपीसी और 363 और अदर रेलेवेंट प्रोविजंस के अंदर। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सारे एविडेंसेस को देखते हुए तीनों अक्यूज्ड को एक्विट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर डेथ सेंटेंस अवार्ड कर दी थी तीनों अक्यूज्ड को, अपीलेंट्स को। हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया था, लेकिन पाया कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे अगर चेन जो है वो कंप्लीट नहीं होती है तो वहाँ पे जो बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है अक्यूज्ड को, और सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में जरा भी हाइपोथेसिस ना, चेन में भी अगर कोई कनेक्शन में रह रहा है और चेन कंप्लीट नहीं हो पा रही है तो उसके बेसिस पे जो है पनिशमेंट अवार्ड नहीं की जा सकती है। तो ये ऐसा ही इस केस में देखने को मिला। कोर्ट ने यहाँ पर कई बातों पर गौर किया और पाया कि काफ़ी लैप्सेस हुए हैं, जैसे आइडेंटिटी थी जो अक्यूज्ड की वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाई, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं की गई, बीट कांस्टेबल्स थे जो उनको एग्जामिन नहीं किया गया, और सर्कमस्टांसेस जिसके बेसिस पर अरेस्ट किया गया था अक्यूज्ड को वो भी एक तरह का डाउटफुल क्रिएट होता है। और जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स थी जो कि अक्यूज्ड की, वो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स तब ली गई थी जब वो कस्टडी में थे, तो वो भी उससे भी जो एक सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत वो हिट करती हैं बातें, क्योंकि जब तक एविडेंस जो है अगर कोई कन्फेशन स्टेटमेंट पुलिस कस्टडी में दे रहा है तो वो वैलिड नहीं माना जाता है। और जो सीजर मेमो है जिसमें बताया गया कि ये डॉक्यूमेंट्स रिकवर किए गए, वो सीजर मेमो में वो बातें नहीं, वो डॉक्यूमेंट्स की मेंशन नहीं किया गया था जिससे कनेक्ट किया जा सके अक्यूज्ड के साथ। जो आर्टिकल्स जो भेजे गए CFSL के लिए एग्जामिनेशन के लिए, वहाँ से भी कोई कंक्लूसिव ओपिनियन नहीं आया जिससे पता चले कि ये सारे जो आर्टिकल्स हैं उनका लिंक है अक्यूज्ड के साथ। और जो विक्टिम का जो मोबाइल फ़ोन था जो कि फादर के नाम पर था और फादर ने वो दिखाया नहीं गया, जिससे पता चले कि जो फ़ोन की आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश किया जा सके। कॉल डिटेल्स भी प्रूव जो किए गए वो इंडियन एविडेंस एक्ट 65B के तहत नहीं प्रूव किए गए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी ये नहीं पता चला कि टाइम ऑफ डेथ क्या थी। और जो कलेक्शन एंड सीलिंग ऑफ दी सैंपल्स थे MLC के अक्यूज्ड के, वो कोर्ट ने कहा कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि उससे टैंपर किया जा सकता है, तो उससे भी कोई इंस्पायर नहीं होता है कॉन्फिडेंस का। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे अक्यूज्ड को एक्विट कर दिया। ये 40 पेज की जजमेंट है, तो आइए थोड़ा सा हम इसमें गौर करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो हुआ क्या था, जब माननीय कोर्ट ने कैसे अपना ओपिनियन दिया है उसको थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये एक दिल्ली हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के जजमेंट के बेसिस पे यहाँ ये अपील डाली गई थी। जो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी 26 अगस्त 2014 को दी थी, जिसमें डेथ सेंटेंस रेफरेंस बताया गया, और क्रिमिनल अपील 563 ऑफ 2014, 726 ऑफ 2014, 1036 ऑफ 2014, जिसमें हाई कोर्ट ने अफर्म्ड कर दी थी डेथ सेंटेंस को। और क्योंकि अपीलेंट अक्यूज थे जो कि एडिशनल सेशन जज फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारका के, उन्होंने जो है डेथ सेंटेंस अवार्ड कर दी और उनकी अपील को डिसमिस खारिज कर दिया गया था। अपील जो डाली थी अक्यूज ने A1, A2 A3 करके ये अक्यूज हैं, तो उनके पास जो चार्जेस लगाए गए थे 365, 366 जो कि अबडक्शन से रिलेटेड है, 376 जो कि रेप से संबंधित है, 302 मर्डर से संबंधित है, और 201 और 34 ये जो कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस से संबंधित है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर जो था ट्रायल कोर्ट का, वो ये था कि 5 साल की पनिशमेंट दी जाए, 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाए अंडर सेक्शन 36, 365, 34 IPC के तहत,
और इम्प्रिजनमेंट 5 साल की अवार्ड की गई थी 367 के अंदर। 376(2) के अंदर पनिशमेंट का तो मेंशन नहीं किया गया यहाँ पे, लेकिन 50,000 का अवार्ड की गई थी और डेथ सेंटेंस अवार्ड की गई थी 302(34) IPC और 50,000 का जो फाइन था, और 3 years की पनिशमेंट अवार्ड की गई थी फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 201, जो कि एविडेंस को टेम्पर से संबंधित है। तो हुआ यही था कि एक रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स यही बताती है कि एक पुलिस स्टेशन को 9 फरवरी 2012 को 9:18 पे पुलिस कंट्रोल रूम पे एक मैसेज आता है कि एक गर्ल किडनैप्ड हो गई है रेड कलर टाटा इंडिका से नियर हनुमान चौक कुतुब विहार जगह का नाम है। और फिर उससे इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई DD नंबर 27A, और फिर उसके बेसिस पे जो पुलिस है वहाँ आई और स्पॉट पे आई, और एक जो गर्ल एक लड़की का नाम बताया गया जिन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी, और स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई 9 फरवरी 2012 को 8:45 पे। उन्होंने बताया कि वह घर आ रही थी जॉब से, तो DLF गुड़गांव से मतलब एट DLF गुड़गांव में विद हर फ्रेंड्स, और जो साथ में जो उनकी जो फ्रेंड्स थी और साथ में जो विक्टिम का नाम है वो चेंज कर दिया गया है। वहाँ पे बताया कि एक रेड कलर की इंडिका कार आई थी पीछे से और ड्राइवर ने ब्रेक्स अप्लाई किए थे, और उसके बाद एक लड़के ने दरवाजा खोला और विक्टिम गर्ल को गाड़ी के अंदर ड्रैग कर लिया, सीट मतलब गाड़ी के अंदर खींच लिया, और इसके बेसिस पे FIR रजिस्टर्ड हुई 363 ऑफ IPC। और इन्वेस्टिगेशन जो थी वो पुलिस ने कंडक्ट की SIs द्वारा, सब इंस्पेक्टर द्वारा, और फिर 12/2/2012 को केस ट्रांसफ़र किया गया साउथ वेस्ट न्यू दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट में, और दूसरे सब इंस्पेक्टर को जो है इंटरेस्ट किया गया ड्यूटीज़, और इसके बेसिस पे फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन दूसरे थर्ड इंस्पेक्टर को दी गई, और सेम डेट पे ASI ने एक अक्यूज्ड को प्रोड्यूस किया, और रेड कलर की इंडिका कार थी सो एंड सो नंबर, उसमें बताया कि जो गाड़ी है वो अक्यूज द्वारा ली गई है, और उसने कन्फेस किया कि उसने कि जो ऑफेंस है वो किया गया है, और उसने जो एक ऑफेंस किया है वो वुमेन के ऊपर, और उस डेड बॉडी को वहाँ एक फील्ड पे झज्जर पे छोड़ दिया गया, और इसी बेसिस पे अक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया, और फिर दूसरे भी थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। दो अक्यूज्ड का नाम बताया गया, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया, और जो है मोबाइल फोन्स रिकवर्ड हुए, पर्सनल सीजर्स और किए गए उनसे। तो ये सारा FIR का ही पार्ट है। और उसके बाद ये सारा बताया गया कि ASI अलॉन्ग विद क्राइम ब्रांच स्पॉट पे आए, फिर उसके बाद बॉडी के जो डिसीज्ड के जो बॉडी हैं और वो एम्प्टी जो स्नैक्स हैं, ये जो सारे जो आर्टिकल्स थे वो, और वॉलेट था जो डेड बॉडी के पास पाया गया, वो रिकवर किया गया, और फिर अक्यूज्ड को दिल्ली लाया गया, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, इंटेरोगेशन हुआ, और एक मोबाइल फ़ोन डिसीज का रिकवर हुआ, और ये सारा उनके बारे में बताया गया है। और ये सारी इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे फिर DNA के बारे में बताया गया। तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई, चार्जशीट फाइल की गई और चार्जेस फ्रेम किए गए, और अक्यूज ने गिल्टी प्लीड नहीं किया, और उसके बाद 49 जो विटनेसेस थे वो एग्जामिन किए गए, अक्यूज को भी एग्जामिन किया गया 313 के अंदर, और एक विटनेस था जो अक्यूज के बिहाफ पे आए थे, और डेली न्यूज़पेपर जो था वो एक डॉक्यूमेंट एग्जिबिट किया गया था, एग्जिबिट DW1A, और इसके बाद है जो एविडेंसेस के बेसिस के बाद जो है सेंटेंस है अवार्ड कर दी गई, और जो कि कंफर्म कर दी बाय हाई कोर्ट द्वारा। और फिर सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर MS क्यूरेरी भी अपॉइंट की गई, और फिर सीनियर काउंसिल भी अपॉइंट किए गए, और रिस्पॉन्डेंट की साइड से भी है। दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे। आगे हम चलते हैं थोड़ा सा, दोनों ने अपने अपने जो है ग्राउंड्स रेज किए, और इसके बाद कोर्ट ने अब अपना निर्णय सुनाया। अब कोर्ट ने ये निर्णय सुनाया कि
जो ट्रायल कोर्ट ने इस सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे जो है कन्विक्ट किया है अक्यूज्ड को, और वो सारे इसके जो ग्राउंड्स हैं वो यहाँ रेज किए गए, सारे के सारे पॉइंट्स रेज किए। और हाई कोर्ट ने भी कहा है कि सेम सेट ऑफ द सर्कमस्टांसेस हैं वो प्रूव होते हैं, और टू इंक्रीमेंटिंग सर्कमस्टांसेस डीएनए और डेड बॉडी जो विक्टिम गर्ल का मैच करता है, और जो कुछ एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे सीट से, इंडिका कार्ड से, वो मैच करते, वो ये कि जो कि ओवरलुक कर दिए थे ट्रायल कोर्ट ने। और फिर ये बताया कि जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस का जो लॉ है वो एकदम साफ है, जो शरद बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, वहाँ पे कोर्ट ने 5 प्रिंसिपल्स बताए हैं, उस जजमेंट को कोर्ट किया है। वो पॉइंट ये हैं, वो 5 पॉइंट्स क्या हैं, वो ये बताए गए हैं कि सर्कमस्टांसेस जिससे कंक्लूजन जो हो वो फुली एस्टेब्लिश होना चाहिए, और जो फैक्ट्स जो भी एस्टेब्लिश होते हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, जो कि हाइपोथेसिस ऑफ द गिल्ट की ये मान के चलते कि अगर गिल्ट है अक्यूज्ड को, और जो फैक्ट्स हैं वो टोटली कंसिस्टेंट होने चाहिए, और कोई वो सारे फैक्ट्स दूसरा कोई हाइपोथेसिस ना एक्सप्लेन कर पाए। ये चीज़ बताई है, ये सब 5 पॉइंट्स की थ्योरी जो जजमेंट में 5 पॉइंट्स बताए गए हैं वो। और सर्कमस्टांसेस जो है वो कंक्लूसिव नेचर के होने चाहिए, ऐसे नहीं कि मतलब मे बी प्रूव और शैल बी प्रूव करके, कि कंक्लूसिव एविडेंस होना चाहिए, और एक्सक्लूड एवरी पॉसिबल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट वन इज टू बी प्रूव्ड। दूसरे हाइपोथेसिस को छोड़ के जिसको कन्विक्शन के वो सिर्फ हाइपोथेसिस को ही प्रूव किए जाने चाहिए, और चेन ऑफ एविडेंस जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। कोई ऐसा रीजनेबल ग्राउंड नहीं होना चाहिए जिससे कंक्लूजन हो कि ऐसा कोई कंक्लूजन आए कि जो कंसिस्टेंट हो कि इनोसेंट ऑफ द अक्यूज्ड। और हर ह्यूमन प्रोबेबिलिटी पे मस्ट हैव बीन, हर ह्यूमन प्रोबेबिलिटी पे यही लगे कि जो एक्ट जो है वो परफॉर्म किया गया वो अक्यूज्ड द्वारा किया गया। तो ये 5 पॉइंट्स जो थ्योरी के थे वो यहाँ पर अप्लाई किए कोर्ट ने। अब यहाँ पर सारी स्टेटमेंट्स को देखा। अब देखिए यहाँ सारे एविडेंस को गौर किया कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। उन्हें कोर्ट ने कहा कि जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस रिलाई किया गया है प्रोसिक्यूशन द्वारा, उसमें जो किडनैप लड़की को किडनैप किया गया था रेड कलर टाटा इंडिका कार नंबर 16, मतलब 9 तारीख को एट 8:45 PM पे। इस दौरान प्रोसिक्यूशन ने कई विटनेसेस को एग्जामिन किया, PW1, PW2, जो उनके मतलब जो एसोसिएट्स थे विक्टिम के। उन्होंने ये सब बताया कि जब वो घर आ रही थी तो हनुमान चौक पे एक रेड कलर टाटा इंडिका कार आई पीछे से, और सडनली ब्रेक लगाई, और एक लड़का बाहर निकला और लड़की को अंदर गाड़ी के अंदर घसीट लिया, मतलब पुल अप कर दिया। और गाड़ी के अंदर 3 से 4 लोग बैठे हुए थे कार के अंदर, और एक PW4 ने इंटरवीन करने की कोशिश की, लेकिन वो जो लड़के बैठे थे गाड़ी में वो लड़ने लग पड़े और गाड़ी के अंदर विक्टिम को डाल के ले गए। और सारी जो स्टोरी जो पुट की है प्रोसिक्यूशन ने वो विटनेसेस के द्वारा है। जो विटनेसेस एग्जामिन किए गए थे PW1, PW4, इन सब विटनेसेस के नाम है। लेकिन किसी विटनेस ने, अब यहाँ पे देखिए, किसी विटनेस ने आइडेंटिफाई नहीं किया अक्यूज्ड को, कि ना ही कोई अपने डेपोजिशन में बताया कि ये अक्यूज्ड जो है उस गाड़ी में थे। तो पहला सबसे बड़ा पॉइंट यही निकाला उन्होंने कोर्ट ने कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अक्यूज्ड जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर किसी ने भी आइडेंटिफाई नहीं किया अक्यूज्ड को कि ये लोग उस समय वारदात पे समय थे। तो एक ने तो ये भी कहा कि अल्टरकेशंस हुई थी, लड़ाई हुई थी, उसने भी कोई आइडेंटिफाई नहीं किया। तो किसकी, और फिर एक ने बताया कि अक्यूज्ड का जो फेस है वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया था क्योंकि डार्कनेस थी। तो ये सारे डिपोजिशन के बेसिस पे एक कोर्ट ने अपना ये बताया कि अक्यूज्ड की आइडेंटिटी है वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाई है। और PW8 ने बताया कि उनकी डॉटर किडनैप हो गई है बाय सम अननोन पर्सन्स, जब वो गुड़गांव से आ रही थी विद फ्रेंड्स के साथ। किसी ने भी विटनेस नहीं किया, कि किसी ने भी आइडेंटिफाई नहीं किया अक्यूज्ड को। और फिर साथ में दूसरा पॉइंट ये उठाया कि कोई टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो नहीं की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स द्वारा। जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें भी कोई टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं की गई। और फिर ये कंक्लूजन था कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड बहुत जरूरी होती है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा, जिससे आइडेंटिफिकेशन ऑफ अक्यूज्ड पता लगाया जा सके।
और आइडेंटिटी ऑफ द अपीलेंट्स अक्यूज्ड जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाई, इसलिए एंटायर केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन फॉल्स फ्लैट ऑफ द वेरी फर्स्ट सर्कमस्टांसेस कि ये जो बातें जो हैं वो प्रूफ नहीं हो पा रही हैं बाय एनी एविडेंस, जो कोई मच लेस द क्लिंचिंग एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट सर्कमस्टांसेस था वो था कि अरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड, जो कि उनको अक्यूज्ड को गिरफ्तार किया गया रेड कलर इंडिका कार को के साथ 3 फरवरी 2012 को। और ये सारे उन्होंने यही बात बताई कि कोई भी विटनेस ने एग्जामिन नहीं किया प्रोसिक्यूशन द्वारा कि इंडिका कार में जो ड्राइवन बाय जो अक्यूज द्वारा ली गई है 13 फरवरी 2012 को। कंप्लेनेंट ने एडमिट किया कि क्रॉस एग्जामिनेशन में, लेकिन शी कुड नॉट से, मतलब उन्हें सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकती कि वो सेम ही कार थी जिसमें गाड़ी में विक्टिम को किडनैप किया गया। और किसी विटनेस ने भी नहीं देखा कि रजिस्ट्रेशन नंबर कार का क्या था जिसमें विक्टिम को किडनैप किया गया था। और अब देखिए अगला चीज ये थी कि अब एक इन्वेस्टिगेशन हुई, दूसरे तीसरे कई मतलब जो है डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स दी गई, एक इंस्पेक्टर के पास गई, फिर उसके बाद अदर अक्यूज के पास गई, फिर उन सब ने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स दी जितने भी तीनों के तीनों अक्यूज थे PW 39A 39 से लेकर C तक, बिफोर दी एक पुलिस इंस्पेक्टर जो थे PI के सामने। अब बीट कांस्टेबल्स को एग्जामिन नहीं किया गया बाय प्रोसिक्यूशन द्वारा ट्रायल कोर्ट के समक्ष। अब ये बताया कि जो बीट कांस्टेबल्स थे जो कि एक उनको एग्जामिन नहीं किया गया, ना एग्जामिनेशन ना करने की वजह से एक क्लाउड जो है, एक डाउट शक का एक बादल जो है वो बनता है इन द स्टोरी ऑफ द अरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड एंड द फर्दर स्टेटमेंट। और उसके बाद जो है 313 के अंदर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई अक्यूज्ड की, उन्होंने कहा कि उन्हें घर से उठाया गया है और उसके बाद घर से उठाने के बाद उनकी कार को सीज्ड किया गया है। सर्कमस्टांसेस जिसके अंदर अक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया और कार को सीज्ड किया गया, उससे भी कई सीरियस डाउट्स हैं वो आते हैं स्टोरी पे। तो उसके बाद फिर देखिए अब अगला पॉइंट ये उठाया कि जो एविडेंस के समय जब पुलिस प्लेस पे पहुंची और जब बॉडी जहां विक्टिम की लाई की जा रही थी वो भी क्लियर नहीं है। देखिए कई इसमें पैचेस आए हैं इसमें, और अब जो DD जो बनाया गया था वो भी एक जो पुलिस ने इंफॉर्मेशन ली थी उसमें DD में बनाया गया था, वो भी बताया कि एक एक्सट्रीमली क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस होता है, उस डॉक्यूमेंट को भी मार्क नहीं किया गया, उसको भी एग्जिबिट नहीं किया गया प्रोसिक्यूशन द्वारा। और फिर इसके बाद ये बताया कि जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स थी वो सब पुलिस कस्टडी में ली गई, वो जो कि हिट करती हैं अंडर सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत। और उस कोर्ट ने कहा कि वो सारी स्टेटमेंट जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, पुलिस के सामने जो भी दी गई स्टेटमेंट होती है वो वैलिड नहीं होती है, वो एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन थी। अगर कोई कन्फेशन पुलिस के समक्ष अक्यूज पुलिस को देता है और वो पोर्शन ऑफ कन्फेशन की वजह से देने से कोई रिकवरी होती है इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल की, अब वो पोर्शन ही सिर्फ जो है वो एडमिसिबल होता है अंडर सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट के तहत। पूरी कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है वो एडमिसिबल नहीं होती है। तो यहाँ पर भी काफी ग्रॉस एरर हुई है इन एग्जिबिटिंग दी एंटायर डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स जो एविडेंस में पढ़ी गई हैं। और इंफॉर्मेशन जो दी गई है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जो कि डिस्क्लोजर ऑफ द प्लेस ऑफ ऑफेंस है वो वहीं तक ही सीमित है जो सेक्शन 27 रीड विद द सेक्शन 8 ऑफ द एविडेंस एक्ट, ना कि पूरी इंटायर डिस्क्लोजर स्टेटमेंट जो पुलिस द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर देखिए काफी इसमें एविडेंस पैचेस बताए और बाद में बताया कि प्रोसिक्यूशन ने भी प्रूफ नहीं किया है कि कोई कॉजिनेंट एविडेंस नहीं दिया जिससे ब्रोकन पीस ऑफ द बम्पर जो है वो डेड बॉडी के पास पाया गया हो, रेड कलर का इंडिका का। और जो सीजर मीमो था जो वॉलेट का जो मेंशन करता है कि उसमें सिर्फ ये मेंशन किया गया कि रेड कलर वॉलेट था जिसमें 365 रुपीज थे और लिस्ट ऑफ थिंग्स थी वो जो कि सीज्ड की गई, और कहीं वो मेंशन नहीं किया गया सीजर मेमो में कि जो कि कनेक्ट करता हो अक्यूज्ड के साथ। जैसे इफ द ATM कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और फोटोकॉपीज ऑफ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स और पैन कार्ड कनेक्टिंग द अक्यूज्ड हो, वो ऐसे में कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो ब्लंडर नहीं करेगा, वो अपने सीजर मेमो में ना मेंशन करे। और अक्यूज ने फर्दर कहा 313 के अंदर कि
ये आर्टिकल्स उनसे लिए उनके साथ ले लिए गए थे पुलिस स्टेशन में। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे, सारी जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इसमें पैचेस हुए, मतलब काफ़ी ज़्यादा लैप्सेस हुए। और जो आर्टिकल जो भेजे गए CIFSL के लिए पास, उसमें भी कोई कंक्लूजिंग ओपिनियन नहीं निकला जिससे एस्टेब्लिश किया जा सके लिंक, अक्यूज्ड का लिंक को एस्टेब्लिश किया जा सके। और जो कॉल डिटेल्स भी थी कि ये कॉल डिटेल्स बताई गई थी, जो कोर्ट ने कहा कि जो कॉल डिटेल्स भी जो प्रूव नहीं हो पाई सेक्शन 65 ऑफ एविडेंस एक्ट की, तो जो पार्ट ऑफ एविडेंस जो है वो भी जो एविडेंस कैन नॉट टेक द केस, और जो प्रोसिक्यूशन का फर्दर केस को आगे नहीं बढ़ा सकता है जब तक वो प्रूफ ना हो। और यहाँ ये बताया कि जो किडनैपिंग जो हुई थी 9/12 को हुई थी, डेड बॉडी पाई गई 13/12 को, और डेथ जो टाइम ऑफ डेथ बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट होता है। जो पोस्टमार्टम ने जो कहीं क्लियर नहीं किया है कि टाइमिंग ऑफ डेथ कब हुई है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि 72 to 96 आवर्स। अब अगर 72 to 96 आवर्स मानी जाए तो 10/2 से लेके 11/2 तक, और पोस्टमार्टम जो है वो 14/2 को ली गई। तो डेथ जो हुई है वो 9/2 से 10/2 के बीच में रही है, और बॉडी जो है कोई ऐसा बॉडी का कोई ऐसे साइंस नहीं सामने आए जिससे पता चले, क्योंकि बॉडी अगर 3 दिन तक ओपन फील्ड में रहती है और किसी को पता ना चला हो, ऐसा भी माना नहीं जा सकता, ऐसी गुंजाइश नहीं हो सकती है, ऐसा कोर्ट ने पाया। और फिर कोर्ट सीनियर एडवोकेट्स ने जो थे अपीयर हुए थे अपीलेंट्स, उन्होंने बताया कि जो कलेक्शन एंड सीलिंग ऑफ सैंपल्स जो MLC के जो अक्यूज्ड के लिए गए वो 14/2/2012 को लिए गए थे एट सो एंड सो हॉस्पिटल जफरपुर में। उसमें भी कोई कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं होता है, क्योंकि गाड़ी जो सीज्ड की गई थी 13/2 को, और कोई एविडेंस नहीं, क्लियर एविडेंस नहीं बनता है जिससे कस्टडी ऑफ द सेड कार आफ्टर सीजर टिल इट वाज सेंट टू CIFSL फॉर एग्जामिनेशन। और कार जो सील्ड की गई उसी दौरान पीरियड पे तौर की गई है। तो ये सारे एविडेंसेस को एनालाइज किया। अब यहाँ पे ये बताया कि PW323 से जो सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर थे वो भी विटनेस बॉक्स में आए, और DNA प्रोफाइलिंग के बारे में बताया, एग्जिबिट किया गया था PW23A। अब कोर्ट ने कहा वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट एग्जिबिट करता है, वो कंटेंट्स प्रूफ नहीं करते हैं उससे के। और चूंकि सैंपल्स डिसीज्ड के लिए सीज्ड किए गए थे 14/2/2012 को और 16/2/2012 को, CIFSL के पास जो है वो भेजे गए 27/2/2012 को, लगभग 13 दिन के बाद। अब कोर्ट ने कहा कि यहाँ सारे जो पीरियड पर इस दौरान तक वो मलखाना पुलिस स्टेशन में रखे गए। अब सारे सर्कमस्टांसेस में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सैंपल्स को टेम्पर किया जा सके, और ये भी पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्परिंग ऑफ जो सैंपल्स है उसको नकारा नहीं जा सकता है। और इस सारे एविडेंसेस को एनालाइज करने के बाद कोर्ट ने कहा कि जब सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे अगर आप पनिशमेंट अवार्ड करें तो चेन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं आनी चाहिए जिससे ऐसे कंक्लूजन हो कि हाई ह्यूमन प्रोबेबिलिटी से कि जो क्राइम जो है सिर्फ अक्यूज द्वारा किया जाना चाहिए, ऐसी कोई चीज एस्केप नहीं होनी चाहिए कि क्राइम जो है सिर्फ अक्यूज द्वारा ही होना चाहिए एंड नन एल्स। जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो मस्ट बी कंप्लीट होने चाहिए और इनकेपेबल ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑफ एनी अदर हाइपोथेसिस। ये सिर्फ ये नहीं कि और भी कुछ हो सकता है, गुंजाइश हो सकती है, ऐसा नहीं, सिर्फ एक बात को प्रूफ होना चाहिए कि ये क्राइम जो है वो अक्यूज्ड द्वारा ही किया जाना चाहिए, कि किया होना चाहिए, तभी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो मायने रखता है और कंसिस्टेंट होना चाहिए विद द गिल्टी ऑफ द अक्यूज्ड, और इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए इसकी इनोसेंस के साथ। तो ये सारे बेसिस पे कोर्ट ने जो है पाया कि अपीलेंट्स अक्यूज्ड को अक्यूट किया जाता है सारे चार्जेस से और बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है, और किसी और दूसरे केस में अगर रिक्वायर्ड नहीं हो तो उनको जो है वो रिलीज कर देना चाहिए और अपील जो है वो अलाउ कर दी। और 357A में CRPC में फैमिली और मेंबर ऑफ डिसीज्ड को इंटाइटल हैं कॉम्पोजिशन के, इवन जो हालांकि अक्यूज्ड को अक्यूट किया जाता है और अपीयरेंस जो है अक्यूज्ड के वो इंटाइटल फॉर कॉम्पोजिशन है अगर कहीं दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने नहीं अवार्ड की है, तो इसलिए सारे बेसिस पे अपील को अलाउ कर दिया और पेंडिंग जो अपील्स थी उसको डिस्पोज कर दिया। तो उम्मीद है ये शॉर्ट वीडियो आपको जो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।
ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।